नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसका सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 डिस्कस हम कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपके बीपीएससी का एग्जाम जो है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, वहाँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पेपर 1 का सिलेबस है उसके मेजर पोर्सन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसलिए ये क्वेश्चन सबको देखना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं पूछा गया है, लेकिन वन लाइनर के फॉर्म में आपको दिया गया है। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर आप इसको देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। जीवों के चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। जीवों के चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो ऑलराउंड कह सकते हैं, चारों ओर जो फिजिकल हो या जो भी बायोलॉजिकल कंडीशन है, और उसके साथ अंतःक्रिया, एक प्रकार से इंटर रिलेशनशिप, इंटरैक्शंस, उसको किस में सम्मिलित किया जाता है? तो पर्यावरण में, किस में? इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। कभी कभी डेट डायरेक्ट पूछ देता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, पूछा गया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो 17 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट है, भूमिगत जल दोहन के कारण संसार का सर्वाधिक प्रभावित शहर कौन है? भूमिगत जल दोहन, देखिए अंडरग्राउंड जो वाटर का मतलब बहुत ज़्यादा दोहन किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिटी कौन है? तो ब्रुकलिन है। नेक्स्ट, प्रकृति की नियतिवादी अवधारणा के समर्थक एवं पोषक थे। प्रकृति के नियतिवादी अवधारणा के समर्थक एवं पोषक थे ये हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम सुने होंगे, रेटजेल, कार्ल लिटर, इन सब का नाम जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बड़ा नाम है। हम्बोल्ट, रेटजेल और कार्ल रिटर का, ये प्रकृति की नियतिवादी अवधारणा के समर्थक थे। नेक्स्ट है, प्रकृति की संभववादी अवधारणा में संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो एल्फेब्रे ने। संभववाद अवधारणा में जो संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एल्फेब्रे ने। हम बार बार बताते हैं दोस्तों कि आपको ये टर्मिनोलॉजी वगैरह पूछता है, वहाँ भी हम बताए थे और फिर आज रिवीजन कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। और फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? रीटर। आप लिख लें दोस्तों इसको, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर कहते हैं, और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल। ये तो इकोलॉजी से है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम बार बार पूछा जाता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टर्म दिया था एजी टांसले। कौन? एजी टांसले। दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द जो दिया था एजी टांसले। और फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इपिओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। इपिओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं, आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, भारत में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी अगर यदि पूछ दें, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो आपने प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये 3-4 नाम कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब टर्मिनोलॉजी पूछता है और ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। यहाँ जैसे संभववादी अवधारणा, संभववादी पॉसिबिलिटी कंसेप्ट के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ये पहले। नेक्स्ट है, अस्थायी विकास, परमानेंट डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था ब्रंटलैंड ने। कौन? ब्रंटलैंड ने किया था 1987 में। नेक्स्ट है, ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण के गुण अथवा विशेषताओं को निर्धारित करती है क्या कहलाती है? संकेतक प्रजातियां। क्या कहता है? संकेतक, या इसको कह सकते हैं कि सिंबॉलिक स्पीसीज। दोस्तों, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक लाइकेन का नाम सुने होंगे, लाइकेन पूछता है एग्जाम में। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका? फंजाई और एल्गी का। फंजाई और एल्गी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दोस्तों, जो क्या होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, ये लाइकेन मान लीजिए कहीं है आपके एरिया में, यदि लाइकेन पाया जाता है तो समझिए कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन नहीं है। लाइकेन का होना वो पोल्यूटेड एरिया नहीं हो सकता, कम से कम सल्फर डाइऑक्साइड से पोल्यूटेड एरिया नहीं हो सकता है। ये संकेत है, यही बताता है। संकेतक प्रजातियाँ, ये लाइकेन क्या है? लाइकेन संकेतक प्रजातियाँ हैं। यदि लाइकेन किसी एरिया में है तो वो आपको ये बता रहा है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन नहीं है। और लाइकेन यदि नहीं है तो आप समझ सकते हैं, या पहले मान लीजिए लाइकेन था लेकिन बाद में लाइकेन किसी कारणवश नहीं रहा, इसका मतलब कहीं न कहीं सल्फर का पोल्यूशन वहाँ पर बढ़ गया है, सल्फर का पोल्यूशन कहीं न कहीं से आ गया है। तो इसलिए कह सकते हैं इसको संकेतक प्रजातियाँ। कोई ऐसी प्रजातियाँ होती है जो अपने उपस्थिति और उपस्थिति से भी कुछ बताती है और अनुपस्थिति से भी कुछ बताती है, उसी को क्या कहते हैं? संकेतक प्रजातियाँ कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लाइकेन का ध्यान रखें, लाइकेन से भी क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट है, मृदा में यदि ह्यूमस हो तो पौधे के लिए उसमें हार्मोन पाया जाता है। ऑब्वियसली ह्यूमस होगा, ह्यूमस मृदा के लिए तो उसका फर्टिलाइजर का काम करता है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है, यदि ह्यूमस होगा तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करेगा। कई सारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जिबरलिन सुने होंगे आप, ऑक्सिन है, ये सब क्या प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, सड़े गले पदार्थों पर उगने तथा उन्हीं से भोजन प्राप्त करने का गुण रखने वाले पौधे कहलाते हैं। डेड एंड डिकेइंग, एक तो मृत जीव से, या डिकेइंग सड़े गले पदार्थ से जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रकार के प्लांट को क्या कहते हैं? मृत जीव, मृत्योपजीवी, मतलब सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से यदि कोई अपना न्यूट्रिएंट लेता है या अपना भोजन जीवन यापन करता है, उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं, इस प्रकार के पौधे को। नेक्स्ट है, किसी कवक एवं जड़ के बीच परस्पर संबंध। देखिए यहाँ हम लोग ने देखा था लाइकेन। लाइकेन क्या है? फंजाई और एल्गी। कवक और जो एल्गी को क्या कहते हैं? शैवाल है। कवक और शैवाल के बीच का जो म्यूचुअलिज्म है, उसको हम कहते हैं लाइकेन कहते हैं। उसी प्रकार से एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? माइकोराइजा आपका फंजाई मतलब कवक का। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब जो बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे किसको कर सकते हैं आप? जैसे ये जितना भी जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म है, ये सब जो रूट्स, उसके जो रूट होता है, उसके रूट में ये फंजाई जाके एसोसिएट करता है, मतलब उसके साथ रहना पसंद करता है। दोनों एक दूसरे का हेल्प करता है। फंजाई क्या है? फंजाई हीटरोट्रॉप है। फंजाई आपको एब्जॉर्ब करके देगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके देगा, और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट है वो उसको अपना भोजन देता है, क्योंकि फंजाई अपना भोजन बना नहीं सकता है। हेटरोट्रॉप है, अपना भोजन बनाएगा नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करके देगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नीचे से ऑब्जर्व करके देगा, और आप उसको भोजन दीजिए। तो जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट है इसको भोजन देता है, और फंजाई अपना वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करके प्लांट को देता है। आपस में दोनों एक साथ रहता है। इसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? माइकोराइजा। तो दो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखें, एक तो माइकोराइजा और लाइकेन। लाइकेन है एल्गी और फंजाई का, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, और माइकोराइजा जो है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च मांसाहारी जंतुओं की श्रेणी में कौन आते हैं? हायर कार्निवोर। हायर कार्निवोर में कौन कहेंगे? शेर आएगा, चीता आएगा, भेड़िया, जगुआर और लोमड़ी, ये सब क्या है? हायर मतलब कार्निवोर में आएगा, या टॉप कार्निवोर जिसको कहते हैं। किसी समुदाय के अस्थिरीकरण में भाग लेते हैं। किसी समुदाय के अस्थिरीकरण में कौन कौन भाग लेते हैं? तो जलवायु है, मृदा है, जैविक अपघटक है, वहाँ वो समुदाय के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑब्वियसली पौधे के जो स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में लवणता, जो ओशियन है उसमें जो सैलिनिटी है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। भारत में मानसूनी वन बायोम के उदाहरण है। मानसूनी, जो मानसूनी फॉरेस्ट होता है, मानसूनी वन फॉरेस्ट, जो वन है, फॉरेस्ट है, बायोम का कौन कौन एग्जाम्पल है? तो साल, शीशम, बांस, सागौन या जामुन, ये सब क्या है? मानसूनी वन बायोम के उदाहरण हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन को कब स्थापित किया गया था? तो 1971 में भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन 1971 में एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। इसकी स्थापना की गई थी 1906 में, और यहीं से प्रत्येक 2 साल पर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। जो इस बार भी रिपोर्ट आया था दोस्तों, जिसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसके पास है? फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश के पास है, और परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम के पास है। और वृद्धि देखिए, ग्रोथ देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब वनावरण क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये कुछ डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? किसके पास है? हरियाणा के पास है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया 1965 में देहरादून में। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया गया था के मुंशी ने 1950 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है भोपाल में। और भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए तो वहाँ पर वन जो क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ही फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। हाल ही में जो एक घोषणा हुआ दोस्तों की, मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क जो है, वहाँ पर 8 चीता, वहाँ पर 8 जो है चीता को लाया जाएगा। कहाँ से? नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया से 8 चीता को लाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रखें। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, ये हम आपको बता दिए हैं।
भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंडमान एवं निकोबार में। कहाँ है? वो अंडमान एवं निकोबार में। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। जैसे अंडमान निकोबार में कौन कौन है? साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ? अंडमान निकोबार में है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पूछे नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और वन्य जीव अभयारण्य पूछ ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये है अंडमान निकोबार में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले। एशियाई सिंहों का घर कहे जाने वाले गिर फॉरेस्ट, एशियाटिक लॉयन जो है कहाँ रहते हैं? गिर फॉरेस्ट में रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? 1973 में। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को रोकने के लिए हाथी परियोजना को कब शुरू किया गया था? 1992 में। और केदारनाथ अभयारण्य में 1970 के दशक में शुरू की गई कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 के दशक में केदारनाथ अभयारण्य में शुरू किया गया था। ये हमारा सेट नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट नंबर 2 था, और हम सेट्स लाएंगे दोस्तों, बहुत सारा सेट्स लाएंगे। आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, धीरे धीरे ही स्ट्रॉन्ग करते जाएं। जो क्वेश्चन भी कहीं भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।